दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी के बीच हिस्ट्री की क्लास के साथ एसएससी एग्जाम स्पेशल 2023 के प्रीवियस क्वेश्चनों को आज हम लोग अपने इस क्लास में करने वाले हैं, जो 2023 में डिफरेंट एसएससी के एग्जाम में टीसीएस ने पूछे हुए हैं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, चौल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? चौल अभिलेखों के अनुसार पहला है देवदान, सालाभोग, ब्रह्मद्य और वेलन वगई। चारों ही ऑप्शन बहुत खास हैं और इनका अपना अपना महत्व है। चारों ही भूमि के प्रकार आप सब कह सकते हैं। जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है देवदान, तो ये मंदिरों में दान की गई भूमि के लिए जो है देवदान शब्द का इस्तेमाल किया गया। शालाभोग से आप सब पाठशाला याद कर सकते हैं, पाठशाला जो विद्यालय हो गए हैं, यानी विद्यालयों के रख रखाव के लिए जो भूमि दी गई थी उसे क्या नाम दिया गया? उसे सालाभोग कहा गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्मद्य, ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि जो है वो ब्रह्मद्य के नाम से जानी गई। और वेलन वगई, गैर ब्राह्मणों की जो भूमि होती थी, गैर ब्राह्मण, उसको क्या किस नाम से जाना गया? गैर ब्राह्मण। तो गैर ब्राह्मण जो भूमि के स्वामी थे उन्हें वेलन वगई के नाम से जाना गया। तो भूमि के टाइप्स जो चोल अभिलेखों के अनुसार हमें मिलते हैं। सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास और लाल बहादुर शास्त्री। लाल से मतलब हो गया है यहाँ पे लाला लाजपत राय, बाल से मतलब हो गया है बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पॉल। तो ये एक तिगड़ी के रूप में इनको जाना गया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख रहे हैं। इन्हीं में से एक यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिए गए हैं लाला लाजपत राय। इनको द लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, लाला लाजपत राय को। सीआर दास और जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री भी यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं। लाला लाजपत राय ने सबसे पहले 1888 के इलाहाबाद जो अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद का अधिवेशन, इस अधिवेशन में जो है पहली बार कांग्रेस में यानी कांग्रेस में भाग लिया था। कांग्रेस के अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन जो 1888 को हुआ था। अगर आप सबसे पूछे किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो आंसर होगा जॉर्ज यूल जो है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन करा था। नेक्स्ट है हमारा, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया था। राजगृह राजधानी के रूप में था कहाँ की? जब हम लोग मगध को पढ़ के आते हैं तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में जानते हैं और ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल आप सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले था हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी के बारे में। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक हुआ था उसका नाम था शिशुनाग, नागदशक। सबसे पहले हर्यक वंश का संस्थापक हुआ था बिंबिसार, उसके बाद आया था अजातशत्रु, उसके बाद था उदयन और फिर नागदशक। तो हर्यक वंश के बाद जो है नागदशक को अपदस्थ कर दिया था शिशुनाग ने और एक नए वंश की यहाँ पे स्थापना करी थी। शिशुनाग वंश में ही हम लोग पढ़ के आते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम था यहाँ पे कालाशोक। कालाशोक ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो किसके समय में किया गया था? तो अगर ये आप सबसे पूछा जाए तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कालाशोक के समय में ही होता है। तो मगध की राजधानी पढ़ के आते हैं हम लोग, तो राजधानी जो है वो राजगृह थी और बाद में राजधानी को कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था? तो पाटलिपुत्र बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो आज आधुनिक रूप से पटना के नाम से जानी जाती है, बिहार में। राजगृह भी बिहार में ही है, लेकिन पाटलिपुत्र राजधानी कौन लेके चला गया था? तो कालाशोक। कालाशोक किस राजवंश से था? शिशुनाग राजवंश से था। हर्यक वंश आया था, 3 इंपॉर्टेंट शासक वहां पे आप ध्यान रख सकते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। नागदशक जो हुआ था वो अंतिम शासक था, उसी को अपदस्थ करके उसी के सेनापति शिशुनाग ने जो है एक नए राजवंश की यहाँ पे स्थापना करी थी। इसके बाद आप पढ़ोगे तो नंद वंश आता है और नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश पढ़ के आते हो और मौर्य वंश में अशोक के समय में पाटलिपुत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा और ये राजधानी के रूप में भी रहा। तो राजगृह या गिरिब्रज भी बोल देते हैं। तो ये जो है आरंभ में मगध की राजधानी थी। मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। नेक्स्ट पे आ जाऊं। नेक्स्ट है असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी डैश में शुरू हुआ था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन, हम लोग अभी तक इन दोनों को अलग अलग तरीके से ही पढ़ते आए हैं, पर यहाँ से आप सब देखिएगा क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो है ये हम लोग पढ़ के आए कि 1919 का साल बड़ा महत्वपूर्ण रहा था। महाराष्ट्र में जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी गई थी अली बंधुओं के द्वारा। अली बंधुओं के द्वारा जिस आंदोलन की शुरुआत की गई थी।
और असहयोग आंदोलन हम लोग पढ़ के आते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, फिर चौरी चौरा की घटना होती है और उसके बाद जो है 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ये बातें आप सब पढ़ के आए हैं और ये आप सबको पता भी होना चाहिए। अब यहाँ से ऑप्शन से आप सबको देखना है, 1911 बहुत पहले की बात हो गई है, 1928 नहीं। एक ऑप्शन है जो असहयोग आंदोलन के समय के बीच का पड़ता है, यहाँ पे 1921। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। तो कोई बात चीजें डायरेक्टली नहीं पूछ के इस तरीके से भी पूछी जाती हैं। और ये असहयोग और खिलाफत आंदोलन, और ये खिलाफत कब से कब तक चला था कि 1919 से 1924 तक था, और असहयोग कब से कब तक रहा कि 1920 से लेकर 1922 तक रहा। बस यहां से आप सबको आइडिया लेना है कि ये 1921 में खिलाफत, तो 4 साल तक चलने वाला एक आंदोलन था ये। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के जवाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इस आंदोलन को शुरू करा था। नेक्स्ट पे आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, पहला ऑप्शन कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। इतना तो तय है कि इस वंश की स्थापना जो है गुप्त वंश के शासकों के द्वारा की गई थी, यानी गुप्त डायनेस्टी से संबंधित है। गुप्त वंश का फाउंडर अगर आप सबसे पूछा जाएगा तो आप सबका आंसर क्या होगा कि गुप्त वंश का फाउंडर जो है वो श्रीगुप्त हुआ था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का फाउंडर था। अगर वास्तविक आप सबसे पूछा जाए कि वास्तविक फाउंडर संस्थापक कौन हुआ था, रियल फाउंडर, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का नाम आप सबको याद रखना है। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुआ था वो चंद्रगुप्त सेकंड था, जिसको विक्रमादित्य भी कहा गया था। इसको किस नाम से भी जाना गया था? इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया था। समुद्रगुप्त जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा गया था अपने सैन्य गतिविधियों के कारण। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने। और गुप्तों से ही संबंधित आप सब ध्यान रखेंगे, 510 का भानुगुप्त का एरण अभिलेख आता है। 510 का भानुगुप्त का एरण अभिलेख, ये भी ध्यान रखना है आप सबको, जिसमें सबसे पहले किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है। सती होने का साक्ष्य या प्रमाण जो है वो सबसे पहले इसी में मिला था। यहां से भी क्वेश्चन आता है। नालंदा विश्वविद्यालय का सही आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? कुमारगुप्त इसका फाउंडर था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाने गए और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हुआ। गुप्त वंश से संबंधित है सभी। गुप्त वंश का फाउंडर श्रीगुप्त हुआ। रियल फाउंडर अगर पूछेगा तो चंद्रगुप्त का नाम आप यहां से ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो ये अधिवेशन जो ये कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन पहले ही आप सबको बताया था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। इसके फाउंडर कौन थे? तो ए.ओ. हयूम जो हैं वो इसके फाउंडर हुए। ए.ओ. हयूम इसके फाउंडर हुए थे। पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है? बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें कुल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। ये 1885 की बात हो गई है। उसके बाद और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यहाँ से पूछे 1920 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि होती है, ये कहाँ पे हुआ? भोपाल, नागपुर, सूरत और मद्रास। सही आंसर होगा ये अधिवेशन जो है ये नागपुर में हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूरत का एक अधिवेशन बहुत फेमस है 1907 का, रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं और इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गई थी। 1907 का सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस जो है स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर ही गर्म दल और नरम दल में विभाजित हुई। मद्रास का एक अधिवेशन आप सब ध्यान रख सकते हैं, 1887 का अधिवेशन मद्रास में। फर्स्ट मुस्लिम जो है वो इसके अध्यक्ष बनते हैं, पहले मुस्लिम, नाम बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं इसके अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे बदरुद्दीन तैयब जी का नाम ध्यान रखना, 1887 में मद्रास सेशन की अध्यक्षता करते हैं और ए.ओ. हयूम इसके फाउंडर होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? सातवाहन साम्राज्य की स्थापना 1700, 2100, 2800 और 2400। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना जो है 230 ईसा पूर्व से लेकर 60 ईसा पूर्व तक जो है
BC तक सातवाहन वंश का शासन रहता है। अगर आप सबसे पूछे इसका शासन कहाँ पे रहा था, एक बार ये एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो मोस्टली तो साउथ में बोलते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट भी है, और आपसे अगर प्योरली जैसा एसएससी ने पूछा तो पश्चिम में इसका आंसर दिया गया है कि सातवाहन वंश का शासन रहा। सातवाहन वंश की स्थापना अगर पूछे कि किसने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी, तो इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे, तो सिमुक जो है वो इसका फाउंडर हुआ था। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी, सिमुक इसका फाउंडर था। और ये लगभग जो है फिर आप यूँ कह सकते हैं कि 2100 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना होती है सातवाहन वंश की। गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। यानी दोनों बातें यहाँ पे आ गई हैं। एक पेपर लास्ट क्लास देखी है आप सबने, तो उसमें पूछा गया था कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, पहला ऑप्शन, पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। नर्मदा नदी का उद्गम ही यहाँ से याद रख लीजिएगा, जैसा कहा है ना, इसको पार करने के बाद इसका उद्गम जो है वो अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक से। और ये नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। और ये कहां पे जाके गिरती है, तो अरब सागर में जाके ये नदी गिरती है। तो ये पॉइंट यहां से याद रख सकते हैं, बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं। दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश कौन, पुलकेशिन द्वितीय। ये किस वंश का था, चालुक्य वंश का था। चालुक्य में पूछेगा तो वातापी वंश पढ़ के आते हैं। अगर आप सबसे पूछे इसका फाउंडर कौन हुआ था, तो आंसर होगा पुलकेशिन फर्स्ट जो है इसका फाउंडर हुआ। पुलकेशिन प्रथम ने जो है इसकी स्थापना करी थी, पुलकेशिन फर्स्ट। और इसमें एक और खास बात, पुलकेशिन द्वितीय ने एक अभिलेख जारी करा था जिसका नाम था एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख आप यहां से याद रखेंगे, लास्ट टाइम भी इस पे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अब क्वेश्चन तो ये सारे जितने पॉइंट आप लोग अभी देख पा रहे हैं सारे पूछे गए हैं, बस देखना ये है कि किसकी शिफ्ट में आता है। एहोल अभिलेख की रचना किसने करी थी, तो रवि कीर्ति ने इसकी रचना करी थी। रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख की रचना करी थी। सही आंसर पुलकेशिन सेकंड होगा। हर्षवर्धन जो है ये हरियाणा थानेसर का शासक हुआ था, थानेसर का शासक था वर्धन वंश का। ये पुष्यभूति वंश आप ध्यान रख सकते हैं, वर्धन वंश। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद डैश या किसने वे से स्टार्ट करा है। वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है, 1893 में केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, और यहीं से ही उनको जो है तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाने लगा। तूफानी हिंदू उन्हें कहा जाने लगा। और इसमें एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद ने जो है 1 मई 1897 को जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में करी थी। तूफानी हिंदू के नाम से इन्हें जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। और इनका मूल नाम अगर पूछा जाए आप सबसे स्वामी विवेकानंद का, तो नरेंद्रनाथ दत्त था, नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनका नाम आता है आर्य समाज से। तो अगर आप सबसे पूछा जाए कभी कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने करी थी, तो 10 अप्रैल 1875 को जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में करी थी। राजा राम मोहन राय के बारे में एक पॉइंट आप सबको ध्यान रखना है। अकबर द्वितीय मुगल शासक हुआ। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। और अकबर द्वितीय के ही राजदूत के रूप में ये लंदन जाते हैं और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर पेपर में पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ पे है, तो ब्रिस्ले में जो है राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। 2 युद्ध अंग्रेजों के हिसाब से और भारत के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण हुए थे। एक है बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध ध्यान रखना है, बैटल ऑफ पलासी। और एक है बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। पलासी का युद्ध 1757 में होता है और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। पलासी के युद्ध में एक तरफ तो था बंगाल का नवाब, एक तरफ तो नवाब था बंगाल का,
और दूसरी तरफ जो है वो अंग्रेज सेनापति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का नाम ध्यान रखेंगे। जबकि बक्सर के युद्ध में एक तरफ जो अंग्रेज सेनापति था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ संयुक्त सेना थी, एक तरफ था बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, एक तरफ था अवध का नवाब, नवाब ऑफ अवध, और एक आप सब यहां से ध्यान रखेंगे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना थी। हेक्टर मुनरो की इसमें जीत होती है और पेपर में क्वेश्चन आएगा, शाह आलम सेकंड लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या बनाएगा आप सबसे यहां पे ध्यान रखना है कि किस युद्ध के बाद या मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने जो है बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी, बंगाल लिख देता हूं क्योंकि उड़ीसा बिहार इसी से अलग करके बनाए गए थे, बंगाल की दीवानी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब सौंप दी? ये बहुत बार पेपर में रिपीट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कब सौंप दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 1765 आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1765 में जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था, यानी बक्सर का युद्ध हारने के बाद। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? पहला ऑप्शन है हून, कुषाण, सोंग और शक। तो कनिष्क जो है वो किस वंश का था? सोंग वंश की स्थापना किसने करी थी? पुष्यमित्र सोंग ने करी थी। पहले 2-3 बार आ लिया है क्वेश्चन। कुषाण वंश का फाउंडर कौन था? कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस जो है कुषाण वंश का संस्थापक था और कनिष्क इसी वंश का शासक था। कनिष्क के समय की 3 बातें खास आप ध्यान रख सकते हैं। पहला, इसके समय में जो है चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया जाता है, चौथी बुद्ध संगीति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया जाता है। इसके समय में जो है अशोक घोष जो है ये बौद्ध चरित्र की रचना करता है, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र की रचना करता है। तीसरा, इसी के समय में जो है नागार्जुन, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन का नाम ध्यान रखना, भारत का आइंस्टीन के नाम से नागार्जुन को जाना जाता है। इसी के शासनकाल में हुआ था चर्क, जिसने चर्क संहिता की रचना करी थी, जो भारतीय आयुर्वेद का विश्वकोश कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप सबको, ये कनिष्क के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। रेशम मार्ग की खोज से भी जुड़ा हुआ है पॉइंट, रेशम मार्ग से भी। कुषाण वंश का, चलो कुषाण वंश का शासक हुआ था कनिष्क, जिसका फाउंडर कौन था? कुजुल कड़फिसेस। नेक्स्ट पे आते हैं, प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। ये किस नदी के दक्षिणी क्षेत्र को जो है मगध के नाम से जाना गया? पहला ऑप्शन है यमुना, नर्मदा, गंगा और ताप्ती। किस नदी के क्षेत्र को जाना गया? नर्मदा नदी है, गंगा नदी है और ताप्ती नदी है। तो गंगा नदी के जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी, गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना गया। नर्मदा मैंने आप सबसे पहले ही बता दिया, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाएगा तो नर्मदा नदी हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम अगर आप सबसे पूछें, ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है बताइएगा? सतपुड़ा की पहाड़ियां ध्यान रखेंगे। सतपुड़ा, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। धूप में नदी ताप्ती तप गई। तो ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है? धूपगढ़ी से होता है ताप्ती नदी का उद्गम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद। और ताप्ती और नर्मदा दोनों ही नदियां अरब सागर में गिरती हैं, जबकि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, जो बे ऑफ बंगाल में जाती है। और गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? तो मगध के नाम से इसे जाना गया। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब होती है? पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है कब की गई थी? पहला, तो पूना पैक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये पूना पैक्ट कब होता है? ये 24 सितंबर 1932 को साइन किया गया था, 1932 में। किसके बीच एक वादा था ये? तो ये महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट समझौता होता है ये
महात्मा गांधी उस समय यरवदा जेल में थे, महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे, तो इसके ऊपर महात्मा गांधी की तरफ से फिर साइन कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय। दोनों ही पॉइंट को आप सबको समझना है कि पूना पैक्ट पर साइन किसके होते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के। पूना पैक्ट किनके बीच का समझौता था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बीच समझौता था। अब कब स्थापना की गई थी? तो 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। 1932 सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित करा था? अब ये क्वेश्चन सेम जैसा हमने पीछे पढ़ा था, तो रेशम मार्ग को नियंत्रित करने का काम जो है वो किसने करा था? सोंग, सातवाहन, चेर और कुषाण। तो रेशम मार्ग को नियंत्रित किसने करा था? कुषाण वंश में। कुषाण में किसको पढ़ के आते हैं? कनिष्क को पढ़ के आते हैं। और कनिष्क में आप सबको बताएं कि 4-5 बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण जिनको आप सबको ध्यान रखना है। वसुमित्र, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और सुश्रुत, ये कई सारे नाम हैं जो आपको कनिष्क के समय के ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद चोरी चोरी की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा, असहयोग। चंपारण आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण, 1917 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा के साथ, जैसे दांडी यात्रा समाप्त होती है या दांडी मार्च, उसके बाद शुरू होता है, यानी ये हो गया है आपका 1930 का। असहयोग आंदोलन ये 1920 का है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, ध्यान रख सकते हैं। जबकि चोरा चोरी की घटना जो है ये 1922 में होती है, 4 या 5 फरवरी का ध्यान रख सकते हो। और इसी घटना से व्यथित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन किसके आंदोलन घटना जो है किस आंदोलन के दौरान होती है? तो चोरी चोरा की घटना असहयोग आंदोलन के दौरान होती है, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त 1920 को। 5 फरवरी को जो है चोरा चोरी की घटना होती है, 1922 में चोरी चोरा की घटना हुई थी। और 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने जो है फिर इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी इससे व्यथित होकर गए जब हिंसक भीड़ ने गोरखपुर थाने में आग लगा दी थी और 22 लोगों की वहां पे जिंदा जलने से मौत हो गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहा गया है? ऋग्वेद से क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दूसरा, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तीसरा, सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। इन्हीं को क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। मंडलों की संख्या कितनी है? तो मंडल 10 हो गए हैं। ये और ऋग्वेद सबसे प्राचीन भी है। ये सारी बातें किससे पूछी गई हैं? ऋग्वेद से। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह क्या कहलाते हैं? तो ऋग्वेद के मंत्रों के समूह जो हैं वो सूक्त कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। फिर इसके बाद हम लोग निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है? काबुलीवाला, स्ट्रे बर्ड्स, सत्यार्थ प्रकाश और गीतांजलि। गीतांजलि तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव किसने कहा था? तो आंसर होगा महात्मा गांधी ने। और जबकि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी के लिए 1913 में इनको जो है साहित्य का नोबेल दिया गया। साहित्य का नोबेल प्राइज जो है इनको दिया गया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस भाषा में करी थी? तो हिंदी भाषा में जो है इसकी रचना की गई थी। और इसके साथ साथ जो है इसके लेखन का कार्य कहाँ पे हुआ था? इसके लेखन का कार्य जो है उदयपुर में होता है। जबकि इसके प्रकाशन का काम कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा इसके प्रकाशन का कार्य अजमेर में हुआ था। ठीक है, चलो यहां से ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश आप सब जानते हैं, गीतांजलि भी। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता था? हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता था? दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और एक पश्चिमी भाग यहां से कर लीजिएगा।
तो जो पूर्वी भाग होते थे इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो निचला नगर जो है इन्हें कहा गया था। दो भागों में नगर विभाजित होता था, एक छोटा जो जमीन से ऊपर उठा हुआ होता था और दूसरा बड़ा भाग या जिसे निचला शहर कहा गया था। एक तो छोटा जो थोड़ा जमीन से ऊपर उठा होता था और एक बड़ा भाग जो निचला शहर कहलाता था। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो आप सबको ध्यान रखना है, नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक हुआ था। इसे किसने हरा दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने। और समय क्या रहा था? 322 ईसा पूर्व। और 322 ईसा पूर्व राजा बनता है 298 बीसी में कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से था? तो इसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी? तो भद्रबाहु से जो है इसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक तीसरा शासक था जो 269 बीसी में राजा बनता है और अपने राज्याभिषेक के ठीक 8 साल बाद 261 बीसी में जो है कलिंग पर हमला करता है और तोशले पर अधिकार कर लेता है। कलिंग युद्ध लड़ा था। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त ये दोनों ही जो हैं ये गुप्त वंश से संबंधित हो गए हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। और ऐसा ही मुगलों में हम लोग आगे जाके पढ़ के आते हैं, जब करनाल का युद्ध होता है, बैटल ऑफ करनाल 1739 में, तो ईरान का नेपोलियन भारत आता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। डैश में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करा था। मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक जो है प्रस्ताव पारित करा था। मुस्लिम लीग ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग पहला क्वेश्चन अगर आप सबसे पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। दूसरा आप सबसे पूछेगा मुस्लिम लीग ने अपना संविधान कब बनाया था। तीसरा आप सबसे पूछेगा मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन जो है, फर्स्ट अधिवेशन, ये कब और कहां पे हुआ था। मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ कब आ गई थी? कांग्रेस के साथ। मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान शब्द की मांग या पाकिस्तान की मांग कब की थी, अलग राज्य। और मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया? बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो का नारा जो है मुस्लिम लीग ने कब दिया। तो ये सारे ही पॉइंट मुस्लिम लीग से बनते हैं जो टीसीएस आप सबसे एग्जाम में पूछेगा। तो एक ही साथ इन सबको ध्यान कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है ढाका में। संविधान इन्होंने अपना कराची में बनाया था 1907 में। पहला अधिवेशन जो है वो इनका 1908 में हुआ था अमृतसर में। अमृतसर में पहला अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के साथ ही आ गए थे 1916 में। 1916 में कांग्रेस के साथ आ गए थे ये। इसको बोला जाता है लखनऊ पैक्ट। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। पाकिस्तान की मांग इन्होंने करी थी 23 मार्च 1940 को। ये भी डेट आप ध्यान रख सकते हो। 1940 को पाकिस्तान की मांग करते हैं अलग एक देश मुस्लिमों के लिए। बांटो और छोड़ो का नारा जो है वो 1943 में दिया गया था। 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। पाकिस्तान शब्द की मांग लाहौर में की गई थी। उस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 1940 सही आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा आप सबसे मुस्लिम लीग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। स्थापना 1906 में ढाका में, संविधान कराची में 1907 में, पहला अधिवेशन 1908 अमृतसर में, कांग्रेस के साथ आ गए थे 1916 में, लखनऊ समझौता हुआ। पाकिस्तान की मांग करी थी 23 मार्च 1940 को लाहौर में। सेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। और बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया था? 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग मोठ की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनवाई गई थी। मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिरोज शाह तुगलक। तो मोठ की मस्जिद जो है वो किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? सिकंदर लोदी के समय में बनवाई गई थी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था। और अगर आप सबसे पूछे कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी।
लोधी वंश का संस्थापक जो है वो कौन था, फाउंडर? बहलोल लोधी जो है वो लोधी वंश का फाउंडर हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और सिकंदर लोधी जो है इसके बाद शासक बनता है। ये कब स्थापना करता है, ध्यान रखोगे 1451 में, और 1451 से लेकर 1489 तक इसका शासन रहता है, जबकि सिकंदर लोधी 1489 में राजा बनता है। 1489 इसका शासन, 1516-17 तक इसका शासन रहता है सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी ने जो है अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो बार बार हमसे पूछा जाता है, 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना करी थी, जिसको आगे जाकर जो है अकबर ने राजधानी भी बनाया था। आगरा की स्थापना, गजे सिकंदरी का प्रचलन। और इस वंश का अंतिम शासक जो है वो इब्राहिम लोधी हुआ था, इब्राहिम लोधी। और इसी वर्ष भारत में आगमन हुआ था, इसी के शासनकाल में 1526 में। ये जो है 1517 से 1526 तक शासन करता है। 1526 में बाबर आता है, तुगलका युद्ध नीति और तोपखाने का इस्तेमाल करके पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है, और इब्राहिम लोधी इस युद्ध स्थल में मारा जाता है, और सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद तुगलक तुगलक वंश के थे। तो मोट की मस्जिद तो सिकंदर लोधी के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 1877 में वायसराय लिटन ने डैश को भारत के सम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। एलिजाबेथ, महारानी एंजेलिना, महारानी विक्टोरिया और एलिजाबेथ द्वितीय। तो महारानी विक्टोरिया जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन जो है लिटन के द्वारा किया जाता है 1877 में, और भारत के सम्राज्ञी जो है वो घोषित किया जाता है 1877, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद वेद, चारों वेदों में सबसे छोटा है, हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है, और धुनों और मंत्रों का संग्रह। सबसे छोटा सा नहीं बना और दिव्य स्थिति रखता है, लेकिन जो लास्ट लाइन लिखी है ना, धुनों और मंत्रों का संग्रह है, धुनों और मंत्रों का संग्रह, इसका मतलब इसे भारतीय संगीत से संबंधित हो गया है। ये इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, सामवेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दे दिया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये सदस्य थे मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक। इन्होंने क्यों दे दिया था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए, साइमन कमीशन का समर्थन करने के लिए, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए, और रॉलेट एक्ट का समर्थन करने के लिए। देखिएगा, रॉलेट एक्ट समय रहा 1919 का, और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचता है, 1928 के समय की बात है। तो इन्होंने जो है रॉलेट एक्ट से, यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने जो है मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने जो है शाही विधान परिषद यानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1919 में रॉलेट एक्ट और साइमन कमीशन 1928 में। रॉलेट एक्ट का एक पॉइंट आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेना है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने पहला अपना राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था। यानी अगर पेपर में पूछे आप सबसे कि महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था, तो वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो 16 जो महाजनपद थे उन्हीं में से एक था वज्जी। तो वज्जी की राजधानी आप सबसे यहाँ से पूछी है, कौन सा महाजनपद जो है वज्जी की राजधानी थी? तो पहला लिखा हुआ है गया, वैशाली, पाटलिपुत्र, अंग तो अंग की राजधानी तो पढ़ के आते हैं चंपा, पाटलिपुत्र पढ़ के आते हैं मगध की, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। तो वैशाली, वज्जी वैशाली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? इसका बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो सभी महाजनपद उनकी राजधानी के साथ आप सबको याद होने चाहिए। गया राजधानी नहीं था। मौर्य साम्राज्य किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने, कौन सा युद्ध जीता था? ये क्लिंग का युद्ध जीता था, और इसमें भयानक जो यू कह सकते हैं उत्पात हुआ था, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था। इसी से व्यथित होकर जो है इसने युद्ध को त्याग कर दिया था, या विजय का त्याग कर दिया था। हृदय परिवर्तन इसको कहा गया है,
हृदय परिवर्तन, इस बारे में जानकारी जो है वो अशोक के शिलालेख नंबर 13 से मिलती है। रॉक एडिक्ट 13 से इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो विजय का त्याग कर दिया था अशोक ने। अशोक कब से कब तक राजा रहता है? तो अशोक 269 बीसी में राजा बनता है और 261 बीसी में कलिंग पर हमला करके तोशली पर अधिकार करता है। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। बिंदुसार, जो एक चीज आपने देखी, जब भी मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तीन ही इंपॉर्टेंट शासक हैं और चौथा ऑप्शन दशरथी आप सबको मिला होगा। बिंदुसार कब राजा बना था? तो 298 बीसी में बिंदुसार राजा बनता है और 269 बीसी तक जो है बिंदुसार राजा रहता है। 298 बीसी से लेकर 269 बीसी तक बिंदुसार राजा रहता है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब होती है? अलग अलग तरीके से पूछा गया, फटाक से आंसर होगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डायर ने गोलियां चलवा दी थी, फिर डायर पे गोली चलाई थी सरदार उधम सिंह ने। समय क्या रहा? 13 मार्च समय रहा। 13 मार्च 1940 का लंदन में डायर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उधम सिंह को फांसी दी जाती है। कहाँ पे? पेंटनविले जेल में। पेंटनविले जेल में उधम सिंह को फांसी दी जाती है, जुलाई 1940, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये बहुत बार पहले आया। और ये जलियांवाला बाग है कहाँ पे? तो अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? देखिएगा, अभी तक हम लोग इतनी बात पढ़ के आए हैं कि राजा कब बनता है? 269 बीसी में ये राजा बनता है। 269 बीसी, 261 बीसी, बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा पूर्व, ये कलिंग पर हमला करता है और 232 बीसी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। 232 ईसा पूर्व में जो है अशोक की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 232 ईसा पूर्व में जो अशोक की मृत्यु हो जाती है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। इन व्यापार करने के लिए चार्टर एक्ट साइन करा था। कौन सा चार्टर एक्ट था? ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन जो होगा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। एलिजाबेथ प्रथम इसके ऊपर साइन करते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी से तुम्हें आती है और व्यापार के लिए पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। तो ये थे आज के हमारे इसमें 30 क्वेश्चन। बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पीडीएफ जो है आप सबको एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।